राष्ट्रीय प्रतीक कहाँ से ग्रहण किया गया है? क्या आपको पता है बिहार शब्द कहाँ से आया? और स्तूप बनाने की परंपरा भारत में कब से विकसित हुई? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त मुदिता और आप सभी का हार्दिक स्वागत है मुदिता आईएएस वॉरियर्स में। गाइज, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 फाइन आर्ट्स की बुक की जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी, उसमें चैप्टर नंबर 3 यानी कि मौर्यकालीन कलाएं। मौर्य काल में कला किस प्रकार विकसित होती है और चरम पे पहुंचती है, वो सारा जानेंगे आज हम इस वीडियो में। तो बिना किसी देरी के आज की क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये है हमारी अनुक्रमणिका यानी कि टेबल ऑफ कंटेंट। ये हमारे बुक का इंडेक्स है जिसमें हम 2 चैप्टर पहले ही कवर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसे प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। प्राग ऐतिहासिक शैलचित्र, साथ ही सिंधु घाटी की कलाएं। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 यानी कि मौर्यकालीन कला, और इसके बाद इसी सीरीज में हम सारे चैप्टर 1 बाय 1 कवर करेंगे। तो हम देखते हैं मौर्यकालीन कला। मौर्यकालीन कला पढ़ने से पहले इसमें हम मौर्य काल को नहीं पढ़ रहे हैं, मौर्य काल की कलाओं को यानी कि संस्कृति को पढ़ रहे हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपने प्राचीन इतिहास में मौर्य काल पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो भी मैं आपको एक बैकग्राउंड देती हूँ जिससे आप पूरा विजुअलाइज कर पाएंगे। अगर हम बात करें मौर्य काल की तो थोड़ा सा समझ लेते हैं कला के संदर्भ में। आप देखेंगे हड़प्पा, और हड़प्पा के बाद आता है वैदिक पीरियड। ठीक है, वैदिक पीरियड आता है और वैदिक पीरियड के बाद आता है हमारा मौर्य काल। तो आप समझ सकते हैं कि हड़प्पा वैदिक के बाद अगर कोई सामाजिक रूप से विकसित होने वाली सभ्यता, और सामाजिक रूप से मतलब पूरी तरीके से अगर जिसमें संस्कृति और कल्चर पे काम हुआ, तो वो पहली कौन थी? मौर्य काल। यानी मौर्य काल के बाद ही ये पूरा शुरू होता है, मौर्य काल से ही प्रारंभ होता है राजा और शासन। इस तरीके की जो व्यवस्था है और पूरा जो काल और कला का है, ये पूरा अगर आप प्रारंभ देखेंगे तो मौर्य काल से ही माप सकते हैं, क्योंकि इससे पहले हड़प्पा और वैदिक पीरियड था। तो उसके बाद जो फर्स्ट ऐसा टाइम था वो मौर्य काल यानी मौर्य पीरियड ही था। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये समय काल क्या था? तो चौथी शताब्दी से लगभग दूसरी शताब्दी तक, चौथी शताब्दी से दूसरी शताब्दी तक का जो टाइम था वो मौर्य काल का टाइम था। यानी अगर आप देखेंगे चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में जो मौर्य काल था वो शक्तिशाली साम्राज्य बनता है, और धीरे धीरे दूसरी शताब्दी आने तक पूरे भारत पर वर्चस्व होता है मौर्यन का। ठीक है, और उसके सबसे शक्तिशाली जो राजा आते हैं वो आते हैं सम्राट अशोक। सम्राट अशोक एक ऐसे राजा थे जिनका पूरे भारत पर, यानी पूरे भारत पर लगभग आप मान सकते हैं कि पूरे भारत पर उनका वर्चस्व था, एक सेंट्रल पावर बन चुके थे। ठीक है, वरना उससे पहले क्या है, जब चीज़ें टुकड़ों में डिवाइड होती हैं, बहुत सारे पार्ट्स में होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं कंट्रोल में, तो उतने अच्छे से विकास नहीं हो पाता। लेकिन सम्राट अशोक थे, यानी वो ऐसे थे कि जिनके टाइम में पूरा भारत पे वर्चस्व उनका था। और अगर आधुनिक भारत में आप देखेंगे कि किसी राजा ने सबसे ज़्यादा पूरे भारत को कवर किया था, तो वो आधुनिक भारत में कौन थे? औरंगजेब थे। ठीक है, मुगल शासन में। तो इस तरीके से ये, इसके अलावा अगर आप धर्म की बात करें तो उस समय बौद्ध और जैन धर्म काफ़ी विकसित थे, और बौद्ध और जैन धर्म को काफ़ी ज़्यादा संरक्षण दिया गया सम्राट अशोक के द्वारा। उन्होंने अपने अंत समय में बौद्ध धर्म को अपनाया भी था और साथ में धर्म को भी संरक्षित किया, और उसके क्षेत्र में कला और संस्कृति को बहुत ज़्यादा विकास किया। अगर आप बात करें कि कला और संस्कृति में हम किन किन चीज़ों की बात करते हैं, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं। पेंटिंग्स की बात करते हैं यानी चित्रकारी, ज्वेलरी, आर्किटेक्चर मतलब ढांचा जो बनाया जाता था, किस प्रकार बनाया जाता था, चाहे वो मंदिर हो, महल हो, क्या क्या चीज़ें नहीं बनाई जाती थी, या ना जो पूरा आर्किटेक्चर है उसको समझने का प्रयास करते हैं। पेंटिंग्स पढ़ते हैं, ज्वेलरीज पढ़ते हैं। ठीक है, पूजा पाठ करने का क्या तरीका था, उन सारी चीज़ों को पढ़ते हैं। नृत्य, संगीत, ये सारा किस में आता है? ये हमारा कला और संस्कृति में आता है। आई होप आपको अब क्लियर हो चुका होगा कि वो क्या समय काल था जिसको हम पढ़ रहे हैं। मौर्य काल का विकास भारत में मौर्य साम्राज्य के युग में
चौथी से दूसरी सदी ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, तो ये 4th सेंचुरी पहले से 2nd तक आते आते पूरा वर्चस्व किसका हो चुका था, मौर्यंस का हो चुका था। मौर्य सम्राट में अशोक एक अत्यंत शक्तिशाली राजा हुए जिसने ईसा पूर्व 3री शताब्दी में बौद्ध की श्रमण परंपरा को संरक्षण दिया। अब आप कहेंगे कि भाई ये श्रमण परंपरा क्या है, तो श्रमण परंपरा क्या होती थी कि भारत में प्राचीन काल से जैन, आजीविका, चारवाक और बौद्ध, इन दर्शनों में, इन चारों में पाई गई है, जो वैदिक धारा से बाहर है। मतलब वैदिक में जहाँ देवी देवताओं की पूजा, दान, इस तरीके की चीज़ों को माना जाता था, इसमें इसके थोड़ा ये डिफरेंट था, इसलिए इसको नास्तिक दर्शन कहते थे। ठीक है, आस्तिक मतलब जो विश्वास करता है मूर्ति पूजा, इन सब चीज़ों में, तरह तरह के ताम झाम में, इन सब चीज़ों से हटकर इसको थोड़ा नास्तिक माना जाता है। और अगर आप बात करें शब्द श्रमण की, तो श्रमण मतलब होता है भिक्षु। ठीक है, तो श्रमण परंपरा से ये विकसित हुई है। मौर्य काल में बड़ी संख्या में खंबे, मूर्तियां, स्तूप और विहार का निर्माण कराया गया। तो इसमें मूर्तियां आप देखेंगे तो हड़प्पा और वैदिक पीरियड में भी बनाई गई थी। इसमें नई चीज़ क्या थी, खंबे और स्तूप था। ठीक है, आगे हम इसे चैप्टर में डिस्कस करेंगे। और साथ ही विहार। अब विहार क्या होता है, विहार वो स्थल होते हैं जहाँ पे भिक्षु निवास करते हैं और भ्रमण करते हैं, उसे विहार कहते हैं। और विहार इतने ज़्यादा मात्रा में बिहार में विकसित किए गए थे, बिहार उत्तर प्रदेश वाले इलाके में, कि उसको विहार से बिहार कहा जाने लगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए मौर्यकालीन कला से, कि जो मौर्य काल में अगर आप कला को बांटना चाहेंगे तो आप इसको 2 भागों में, इसे चैप्टर में बांट के नहीं बताया पर मैं आपको बता रही हूँ तो आपको समझने में आसानी होगी, 2 भागों में बांट सकते हैं। एक को बोलते हैं स्थापत्य कला, ठीक है, स्थापत्य कला, और दूसरे को बोलते हैं मूर्ति कला। इसको 2 भागों में क्यों बांटा है, स्थापत्य में आता है मतलब राजकीय, जो राजा द्वारा बनाया जाता है, राजा के संदर्भ में बनाया जाता है, जैसे विहार का निर्माण करना जहाँ भिक्षु रहते थे, स्तंभ बनवाना, स्तूप बनवाना। ठीक है, राजकीय कला है, ये सारा स्थापत्य में आता है। और मूर्ति कला, मूर्ति राजा द्वारा भी बनवाई जा सकती है और व्यक्तिगत पर्सन मतलब राज्य में कोई कलाकार स्वयं भी बना सकता है। तो इसमें मृत भांड यानी बर्तन बनाना और साथ में मूर्तियाँ बनाना, तो ये 2 भागों में हम बांट के देख सकते हैं। अब देखते हैं आगे के पॉइंट्स। खंबे या फिर आप इन्हें स्तंभ भी कह सकते हैं। मौर्य काल में बड़ी मात्रा में स्तंभ निर्माण भारत के अलग अलग स्थानों पर करवाया गया, जिनमें से कुछ का अवशेष आज भी देखा जा सकता है। स्तंभ निर्माण की परंपरा बहुत पुरानी है, ठीक है, काफ़ी टाइम से चली आ रही है। और एक्मेनियन साम्राज्य में भी स्तंभ बनाए जाते थे, वे मौर्यकालीन स्तंभ से भिन्न होते थे। अगर आप बात करें एक्मेनियन साम्राज्य की, तो यहाँ पर भी स्तंभ और खंबे बनाए जाते थे, लेकिन मौर्य काल से ये बहुत ही भिन्न थे, अलग प्रकार के थे। एक्मेनियन साम्राज्य की बात करें तो ये ईरान वाला क्षेत्र पड़ता है, वहाँ पे भी काफ़ी साम्राज्य विकसित हुए थे, उनमें से एक साम्राज्य था। अगर आप बात करें मौर्यकालीन स्तंभ किस प्रकार से एक्मेनियन साम्राज्य से भिन्न था, तो मौर्यकालीन स्तंभ चट्टानों से कटे हुए एक विशाल पत्थर से बने हुए स्तंभ हैं। ठीक है, मतलब क्या किया जाता था, एक बड़ी चट्टान को लिया गया और उसी चट्टान को काट कर एक शेप दी गई और उसके बाद उसको उकेरा जाता था, मतलब उस पर डिज़ाइंस बनाए जाते थे, उस पर संरचना बनाई जाती थी, उसी को काट कर उसी को फिनिशिंग देकर पूरा स्तंभ तैयार किया जाता था। लेकिन अगर आप एक्मेनियन स्तंभ की बात करें तो राजमिस्त्री द्वारा अनेक टुकड़ों को जोड़कर बनाया जाता था। जबकि अगर आप एक्मेनियन की बात करें तो एक्मेनियन में क्या किया जाता था कि बहुत सारे पीसेस लिए जाते थे और उनको जोड़कर राजमिस्त्री उनको जोड़कर स्तंभ का रूप देते थे और तैयार करते थे। तो अगर आप बात करें मौर्यकालीन स्तंभ की तो वो ज़्यादा प्रभावशाली दिखते हैं, क्योंकि एक ही चट्टान से काटकर बनाए जाते थे, तो वो काफ़ी सुंदरता और कला का और ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन करते हैं। मौर्य काल में स्तंभ संपूर्ण मौर्य साम्राज्य में कई स्थानों पर स्थापित किए गए। और अगर आप बात करें मौर्य साम्राज्य की, तो मैंने बताया कि भारत का लगभग पूरा भाग अशोक के टाइम में मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत आता था। ऐसे स्तंभ की चोटी पर सांड, शेर, हाथी जैसे जानवर उकेरे जाते थे। आप जानते हैं शेर एक शक्तिशाली जानवर है, सांड और हाथी ये राजा की शक्ति को दर्शाते हैं। तो ऐसे स्तंभों पर इन जानवरों का
निर्माण किया जाता था, मतलब उनकी डिजाइन्स बनाए जाते थे, उन्हें स्तंभ के ऊपर खड़ा हुआ दर्शाया जाता था। सभी शीर्ष आकृतियां हष्टपुष्ट और उन्हें एक वर्गाकार या गोल वेदी पर खड़ा उकेरा गया है। मतलब जो स्तंभ बनाया जाता था, स्तंभ के ऊपर एक वेदी बनाई जाती थी। वेदी मतलब जिसके ऊपर इस स्ट्रक्चर को यानी आकृति को बिठाया जाएगा, शेर को बिठाया जाएगा। ठीक है, तो वो आकृति कैसी होती थी, वर्गाकार भी होती थी और स्क्वायर भी होती थी और गोल भी होती थी, सर्कल भी होती थी। ठीक है, दोनों ही रूपों में होती थी और ये खंबे के ऊपर होती थी और इसके ऊपर स्ट्रक्चर को यानी आकृति को बिठाया जाता था। बिहार में बसरा, बखीरा, लीरिया, नंदगढ़ व रामपुरवा तथा उत्तर प्रदेश में संकिसा व सारनाथ में ऐसे स्तंभ देखे जा सकते हैं जो कि अशोक काल में बनाए गए हैं। गोलाकार वेदियों को सुंदर कमल फूलों से सजाया जाता था। आप स्ट्रक्चर को, स्तंभ को समझ सकते हैं कि ये स्तंभ है, इसके ऊपर एक वेदी बनाई जाएगी। ठीक है, उसका कुछ एरिया होगा, यहाँ पे फूल बनाए जाएंगे और फिर उसके ऊपर जो स्ट्रक्चर है यानी कि हाथी, शेर, उनको बिठाया जाएगा। आप मेरी ड्राइंग पर मत जाएं, आप आकृति देख सकते हैं, आगे इमेज में दिखाया जाएगा। सारनाथ में पाया गया मौर्यकालीन स्तंभ शीर्ष, जो सिंह शीर्ष के नाम से प्रसिद्ध है, मौर्यकालीन मूर्ति परंपरा का सर्वोत्तम उदाहरण है और ये आज हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है। मैंने पूछा था आपसे कि राष्ट्रीय प्रतीक हमारा क्या है, तो हमारा जो राष्ट्रीय प्रतीक है वो सारनाथ का जो सिंह शीर्ष है वो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में हमने ग्रहण किया है। मौर्य काल के समय में वो उसे बनाया गया था, अशोक द्वारा बनवाया गया था। इसको आगे हम चैप्टर में पढ़ेंगे भी। तो ये कहाँ पर है, इसको सिंह शीर्ष के नाम से जाना जाता है, सारनाथ में है। ठीक है, और आज हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है। लेकिन ये जब बनाया गया था तो इसमें और भी पार्ट्स थे, लेकिन हमने राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में ग्रहण किया तो कुछ विशेष पार्ट्स को ही उसके राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में ग्रहण किया। ये हम आगे जानेंगे, इसलिए आपको वीडियो टिल एंड तक देखना पड़ेगा। ये स्तंभ शीर्ष धम्म चक्र परिवर्तन का मानक प्रतीक है। ये वर्ड आप अगर बुद्ध के बारे में पढ़ते हैं तो न जाने कितनी बार सुनते हैं, धम्म चक्र परिवर्तन। उसी का राष्ट्र, उसी का प्रतीक, उसी को दर्शाने के लिए अशोक द्वारा बनवाया गया था। धम्म चक्र परिवर्तन को दिखाने के लिए उसके प्रतीक के रूप में इसकी संरचना करवाई की गई थी और सम्राट अशोक के द्वारा करवाई गई थी। अब बात करते हैं मूर्तियों की। तो अगर आप मूर्तियों की बात कर लीजिए तो आप किसी भी समय काल की बात कर लीजिए, हड़प्पा पीरियड, वैदिक पीरियड, मूर्ति निर्माण एक विशेष महत्व रखता था। आपने हड़प्पा में भी देखा होगा कि तरह तरह की मिट्टी की, पत्थर की, धातु की मूर्तियां बनाई जाती थी। वैदिक पीरियड में भी बनाई जाती थी और आगे आने वाले भी जितने समय काल थे उसमें भी मूर्ति निर्माण होता रहा है। तो हमें इसमें देखना है कि मौर्य काल में किस प्रकार की मूर्तियां बनाई जाती थी। ईसा पूर्व 3री शताब्दी में यक्ष, यक्षिणी और पशुओं की विशाल मूर्तियां बनाई जाती थी। अगर आप देखेंगे, पहले से कंपेयर करेंगे हड़प्पा से, तो वहाँ पे भी बहुत सारी मातृ देवी की मूर्तियाँ पाई गई हैं, जिसमें आप देखेंगे मातृ देवी की जो मिट्टी की मूर्तियाँ थी वो छोटे आकार में बनाई जाती थी। आप कंपेयर करके पढ़ेंगे तो आपको सारा कुछ याद रहेगा। लेकिन अगर आप बात करें मौर्य काल में तो इसमें यक्ष, यक्षिणियों की और पशुओं की जो मूर्तियां बनाई गई हैं वो काफ़ी विशाल बनाई गई हैं, काफ़ी बड़ी बनाई गई हैं। पटना, विदिशा और मथुरा जैसे अनेक स्थलों पर यक्षों और यक्षिणियों की बड़ी बड़ी मूर्तियां पाई गई हैं। तो अगर आप नहीं गए हैं घूमने तो आपको ज़रूर जाना चाहिए पटना, विदिशा और मथुरा, जहाँ पे आप प्राचीन ऐतिहासिक मूर्तियों को देख सकते हैं। इन सभी प्रतिमाओं में एक विशेष तत्व ये है कि इनकी सतह पॉलिश की हुई यानी चिकनी है। ये इसकी स्पेशलिटी है जो आपसे पूछा भी जा सकता है कि मौर्यकालीन मूर्तियों की विशेषता क्या थी, कि जो इनकी सतह थी वो रफ नहीं थी, कैसी थी, चिकनी थी, पॉलिश की हुई थी, उसको तराशा जाता था, वो छूने में कैसा था, सरफेस चिकना था। ये इसकी स्पेशल विशेषता है। यक्षिणी की प्रतिमा का एक सर्वोत्कृष्ट उदाहरण दीदारगंज, पटना में देखा जा सकता है। यह एक लंबी, ऊंची, सुगठित प्रतिमा है। एक यक्षिणी की मूर्ति है जो हमें बिहार के दीदारगंज में मिलती है। इसे मैं आगे आपको दिखाऊंगी चैप्टर में। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है मूर्ति कला का। उसमें जो यक्षिणी की मूर्ति बनाई है उसके सभी अंगों को बहुत ही अच्छे से दिखाया गया है। उड़ीसा में धौली स्थल पर चट्टान को काटकर बनाए गए विशाल हाथी की आकृति भी
मूर्ति कला में रेखांकन लय पारखी की सुंदरता का उत्कृष्ट उदाहरण है। उड़ीसा में धौली स्थल है, तो ये आप देख सकते हैं, ये उसका डायग्राम मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। धौली स्थल, यहाँ पे हाथी के स्ट्रक्चर को, यानी कि जो पत्थर है, चट्टान को काटकर हाथी के स्ट्रक्चर दी गई है और इस तरीके से बनाया गया है। इसे भी आप मूर्ति कला में ही देख सकते हैं और जो कलाकार है उसकी कला को समझ सकते हैं। कितना मुश्किल होता है कि चट्टान को काटकर एक आकृति बनाना, क्योंकि बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ती है कि कोई बड़ा पत्थर न गिर जाए, साथ में अंदर जाने के लिए उसमें, और उसके पूरे अंगों को अच्छे से उकेरा जाना, गुफा बनाना और उस पर काम करना काफ़ी कठिन होता है। लेकिन आप देख सकते हैं कि कलाकार किस प्रकार से ऐसी कठिन जगहों पर भी इतनी अच्छी कला का प्रदर्शन करते रहे हैं। इसके अलावा बिहार में बाराबार की पहाड़ियों में शैलकृत गुफा है। शैलकृत गुफा से आप क्या समझते हैं? चट्टान को काटकर ये गुफा बनाई गई है, ठीक है। और ये जिसे लोमस ऋषि की गुफा कहते हैं, ठीक है। ये लोमस ऋषि की गुफा है, अशोक द्वारा संरक्षित की गई थी। लोमस ऋषि की गुफा इस काल का अलग और अकेला उदाहरण है। तो इस स्टेटमेंट से कई प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि लोमस ऋषि की कहाँ है गुफा? बिहार में बाराबार, बहुत आसान है, बाहर से बिहार, बाहर से बाराबार की पहाड़ियों में है। किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था, मौर्य काल में बनवाया था। अपने आप में एकमात्र है इस समय की। ये आप देख सकते हैं, ये इसका द्वार है अंदर जाने का और उसके ऊपर एक बड़ा द्वार रूपी बनाया गया है जिसको आकृतियां उकेरी गई हैं। यहाँ पे ये पूरा डिज़ाइन जो है ये उकेरा गया हो, कितनी सुंदर संरचना है जो बनाई गई है। इससे आप कला को समझ सकते हैं कि कितने ज़्यादा वो कलाकार कितने गंभीर होते थे और किस तरीके से छोटी छोटी बारीकी को अपनी हर रचना में दिखाने का प्रयास करते थे। तो जो मूर्ति कला है वो केवल आप मूर्ति से ही नहीं, इन संरचनाओं से भी समझ सकते हैं कि पशु पक्षी यानी हाथी की, शेर की, इनको भी पत्थर से काटकर इनकी भी मूर्तियां बनाई जाती थी। विशाल मूर्तियां चट्टानों को काटकर और उस पर वो चित्रकारी और बारीकी से जो रचना थी उसको उकेरते थे। ये हो गई मूर्ति कला। अब आगे देखते हैं हम स्तूप। बात करते हैं स्तूप की, यानी कि स्तूप क्या होता है। सबसे पहले आप देख लीजिए कि स्तूप होता क्या है। स्तूप एक अर्धगोलाकार आकृति होती है जो चारों ओर से बंद होती है, ठीक है। इस तरीके से गुंबद की तरह में स्ट्रक्चर होता है जो चारों तरफ से बंद होता है, इसमें प्रवेश द्वार नहीं होता। और जब इसमें और ज़्यादा विकास किया गया और ज़्यादा नई आधुनिकता लाई गई तो इसके चारों ओर परिक्रमा स्थल बना दिया गया जिसकी आप परिक्रमा कर सकते हैं। स्तूप होता क्या है? तो स्तूप ऐसा धर्मों में माना जाता है, ग्रंथों में माना जाता है कि भगवान बुद्ध के अवशेषों को इनके अंदर रखा गया है और उसके ऊपर ऐसी आकृति बनाई गई है जो चिन्ह के रूप में माना जाता है, मतलब बुद्ध के चिन्ह के रूप में माना जाता है। उसको मानने वाले इसकी पूजा करते हैं, इसकी परिक्रमा करते हैं, ठीक है। तो स्तूप अलग अलग जगह पे बनाए गए थे भगवान बुद्ध के चिन्ह के रूप में। अगर आप बात करें मौर्य पीरियड की, तो मौर्य पीरियड में दो धर्म थे, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, जो काफ़ी ज़्यादा विकास कर रहे थे। जो सम्राट अशोक थे उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था और दोनों ही धर्मों को बहुत ज़्यादा संरक्षण दिया था। ऐसा नहीं था कि देवी देवताओं की पूजा नहीं होती थी, अलग अलग तरह की पूजा और चीज़ों का प्रचलन था, लेकिन बौद्ध और जैन धर्म काफ़ी ज़्यादा विकास कर रहे थे उस समय। बौद्ध और जैन धर्म की लोकप्रियता के कारण स्तूपों और विहारों का निर्माण बड़े पैमाने पर किया जाने लगा था उस समय। तो अगर आप देखेंगे जगह जगह पे स्तूप यानी धर्म को रिप्रेजेंट, बुद्ध को रिप्रेजेंट करते थे, भगवान बुद्ध को रिप्रेजेंट करते थे। और विहार क्या थे? जहाँ पे जो बौद्ध भिक्षुक होते थे, आपने पढ़ा होगा कि नेपाल से और अलग अलग देशों से भारत में बौद्ध धर्म ग्रहण करके बौद्ध भिक्षु आते थे जो भ्रमण करते थे, तो उनके लिए रहने का स्थान, ठीक है। आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे स्थल पाए जाते हैं, पहाड़ियों में गुफाएं काट कर बनाई जाती हैं। तो ऐसे स्थल जहाँ बौद्ध भिक्षु या भिक्षु रहा करते थे उसे क्या कहते थे? विहार कहते थे। और इसी से बहुत ज़्यादा मात्रा होने के कारण बिहार को विहार से बिहार कहा जाने लगा, क्योंकि वहाँ बहुत सारे विहार आते थे। इसी सही शब्द से वो शब्द विकसित हुआ है। स्तूप अधिकतर बुद्ध के स्मृति चिन्हों पर बनाए जाते थे, उनकी निशानियों पर बनाए जाते थे। ऐसे अनेक स्तूप बिहार में राजगृह, वैशाली, वेद एवं पावा, नेपाल में कपिल वस्तु, अल्पकप्पा,
एवं राजग्राम और उत्तर प्रदेश में कुशीनगर। ठीक है, ये कुशीनगर अभी आप देखेंगे तो जो उत्तर प्रदेश और बिहार का मतलब टच वाला एरिया होता है, तो आप उत्तर प्रदेश और बिहार में आप बहुत मात्रा में देख सकते हैं स्तूपों की संख्या। धार्मिक ग्रंथों में ये कहा गया है कि बुद्ध के अनेक अवशेषों पर भी स्तूप बनाए जाते थे। मतलब जो भगवान बुद्ध थे उनके जो अवशेष बचे थे, उनके अवशेष को कुछ कुछ जगहों को अलग अलग जगह पे रखकर और ये स्तूप बनाए गए थे, जो ये बताता था कि किस तरीके से बौद्ध धर्म का आगे विकास किया जाएगा। ठीक है, ऐसे स्तूप अवंती और गांधार जैसे स्थानों पर भी बने हुए हैं, जो गंगा घाटी से बाहर बसे हुए थे। ठीक है, तो इन इन जगहों पे स्तूप पाए जाते हैं। तो ये तो हो गया स्तूप। अब हम बात करते हैं सिंह शीर्ष यानी कि सारनाथ। मैंने आपको बताया था कि मैं सिंह शीर्ष के बारे में आगे आपको बताऊंगी, तो लो हम आ गए सिंह शीर्ष के बारे में, जो कि सारनाथ में उपलब्ध है। वाराणसी के निकट सारनाथ में लगभग 100 वर्ष पहले खोजे गए सिंह शीर्ष को क्या कहा जाता है? सारनाथ सिंह शीर्ष कहा जाता है। ठीक है, कितने वर्ष पहले खोजा गया? 100 वर्ष पहले खोजा गया। ये भगवान बुद्ध द्वारा धम्म चक्र प्रवर्तन यानी प्रथम उपदेश की ऐतिहासिक घटना को स्मृति में सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया था। अब इससे न जाने कितने प्रश्न पूछे गए हैं। अगर आप एमसीक्यू क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है। धम्म चक्र परिवर्तन भगवान बुद्ध के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना थी और इस वर्ड पर भी कई प्रश्न पूछे जाते हैं कि धम्म चक्र परिवर्तन का क्या अर्थ है, महापरिनिर्वाण का क्या अर्थ है। भगवान बुद्ध के जीवन काल से जुड़े हुए जो शब्द हैं उनका अर्थ ही बच्चे नहीं बता पाते, कंफ्यूज हो जाते हैं। धर्म चक्र परिवर्तन का मतलब होता है प्रथम उपदेश देने की घटना। जब भगवान को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उन्होंने प्रथम उपदेश दिया था, तो उसको धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया था। और जब उन्होंने शरीर त्यागा था तो उसको महापरिनिर्वाण कहा गया था। ठीक है, तो इसी घटना को स्मृति के रूप में दिखाने के लिए अशोक सम्राट ने बनवाया था। तो प्रश्न ये पूछा जाएगा कि धम्म चक्र परिवर्तन क्या दिखाता है, उसका अर्थ क्या है? प्रथम उपदेश देना। किसने बनवाया था, किसके लिए बनवाया था ये स्मृति चिन्ह? तो अशोक द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, और इसी घटना को दर्शाने के लिए कहाँ पे स्थित है? वाराणसी में स्थित है और इसे सिंह शीर्ष के नाम से जाना जाता है। इस सिंह शीर्ष के 5 भाग थे। ठीक है, मैंने बताया इसके और भी पार्ट्स थे, लेकिन हमने इसको पूर्णतः स्वीकार नहीं किया है अपने राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में। और आप देखेंगे तो भारत का ये राष्ट्रीय प्रतीक है, और आपने देखा भी होगा नोट पर भी प्रिंट हुआ। स्तंभ जो एक कई भागों में टूटा हुआ है, इसको 5 भाग थे वस्तुतः जब बनवाया गया था, तो इसके 5 भाग थे। वर्तमान में इसके भाग जो हैं अभी पूरे सुरक्षित नहीं है, इसको संग्रहालय में रखा गया है जो टूट चुके हैं। स्तंभ जो एक कई भागों में टूट चुका है, मतलब नीचे एक पिलर बनाया गया था, खंभा बनाया गया था, जो अब कई भागों में टूट चुका है, तो इसको भी संग्रहालय में रखा गया है। एक कमल घंटिका, इसके ऊपर एक आकृति बनाई गई जो कमल के फूल की तरह है और उसको उल्टा रखा गया, कमल घंटिका। ठीक है, उस पर बना हुआ एक ढोल जिसमें 4 पशु दक्षिणाव्रत गति के साथ दिखाए गए हैं। इसके ऊपर एक ढोल के रूप में आकृति जिसमें 4 जो पशु हैं वो दक्षिण की ओर गति करते हुए यानी गतिमान, मतलब वो चल रहे हैं, इस ओर दिखाया गया है। 4 तेजस्वी सिंहों को आगे पीछे आकृतियों में खड़े दिखाए गए और इसके ऊपर 4 शेर बिठाए गए हैं जो बैक टू बैक जुड़े हुए हैं, एक पीठ से दूसरे पीठ लगा के जुड़े हुए हैं और बहुत ज़्यादा तेजस्वी शक्तिशाली हैं, इस तरीके से दर्शाया गया है। एक सर्वोपरि तल धर्म चक्र जो कि बड़ा पहिया है और एक इस तरीके का अटैच किया गया है जिसमें पहिया दिखाया गया है जो किसका प्रतीक है? धर्म चक्र का प्रतीक है। इस तरीके से इसके 5 भाग हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है इसके कितने भाग हैं, कौन किस किस भाग को भारत में ग्रहण किया गया है प्रतीक के रूप में, तो ये सारा आपको याद रखना पड़ेगा। तो खंबे को हटा दीजिए, इस चक्र को हटा दीजिए, बचे हुए पार्ट को हमने राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में ग्रहण किया है। ठीक है, अब एक एक की हम विशेषता देख लेते हैं। वही मैंने बताया कि आपको ये इस तरीके से संरचना है, इसमें एक पहिया है धर्म चक्र का और यहाँ पे पशुओं को गति करते हुए दिखाया गया है दक्षिणाव्रत यानी दक्षिण दिशा में करते हुए। शीर्ष फलक या फिर एबाकस पर एक चक्र बना हुआ है जिसमें चारों दिशाओं में फैले हुए कुल 24 आरे हैं और प्रत्येक चक्र के साथ सांड, हाथी, शेर आकृतियां दिखाई गई हैं, सुंदरता से उकेरी गई हैं। ठीक है, उकेरी मतलब उसके ऊपर शैलकृत के ऊपर उकेरा जाना, अलग से उसे बनाया जाना। प्रत्येक पशु आकृति सतह से जुड़ी होने के बावजूद काफ़ी विस्तृत है, मतलब वो सतह से जुड़ी हुई है फिर भी काफ़ी विशाल दिखाई देती है।
वृत्ताकार शीर्ष फलक एक उल्टे कमल की आकृति पर टिका हुआ है, और जो ये चक्र है, ये आकृति है, ये किसके ऊपर रखा हुआ है? एक कमल की आकृति, जो कि कमल की संरचना कैसी है? उल्टी है, जिसे हम आगे देखते हैं। इस तरीके की संरचना है, ठीक है। इसी संरचना के ऊपर वो रखा गया हुआ है जो मैंने अपनी बैक स्लाइड में दिखाया, और उसके ऊपर चक्र बना हुआ है और वृत्ताकार पशु जो हैं वो दिखाए गए हैं जो मूव कर रहे हैं। कमल पुष्प की प्रत्येक पंखुड़ी को उसकी सघनता को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। आप देख सकते हैं कितनी बारीकी से पास पास हर कमल पंखुड़ी को बनाया गया है, किस प्रकार इसके नीचे के डिज़ाइन को उकेरा गया है। ये सारा पत्थर का काम है। नीचे के हिस्से में वक्र तलों को सुंदरता से उकेरा गया है। एक स्तंभ की आकृति होने के कारण ये समझा गया कि इसे चारों ओर से देखा जाएगा, क्योंकि इसके नीचे पिलर था, एक खंबा था, तो ये माना गया कि कोई जो दर्शक है वो इसे एक जगह से नहीं देखेगा, यहाँ से भी देख सकता है, यहाँ से भी देख सकता है, तो चारों तरफ से इसको समान ही बनाया गया, कोई निश्चित सीमाएं नहीं रखी गई दृष्टि के लिए, ठीक है। तो आप इसको कहीं से भी देखें ये सेम नज़र आएगा, और शेर भी चारों ओर दिशाओं में दिखाए गए हैं। तो ये था हमारा राष्ट्रीय चिन्ह। आपको पता है इसी को सम्राट अशोक से बनवाए गए थे, इसी को हमने अपने राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में ग्रहण किया। अब एक और बहुत ज़्यादा अच्छी मूर्ति बनाई गई है यक्षिणी की दीदारगंज में, जो कि मूर्ति कला का बहुत ही अच्छा उदाहरण देता है मौर्य काल में। हाथ में चामर पकड़े खड़ी यक्षिणी की मूर्ति आधुनिक पटना के दीदारगंज में है। आधुनिक पटना के दीदारगंज में ये यक्षिणी की मूर्ति है जिसकी बहुत ज़्यादा बात होती है और तारीफ होती है। यह मूर्ति पटना संग्रहालय में रखी हुई है। यह बलुआ पत्थर की बनी है, बलुआ पत्थर से बनाई गई है, सारा काम पत्थर से यह हो गया है। उस समय की मूर्ति की विशेषता मैंने बताई थी कि पॉलिश की हुई चिकनी होती थी। यक्षिणियों को दाहिने हाथ में चोरी पकड़े हुए और दिखाया गया है, इसका दूसरा हाथ टूटा हुआ है, मतलब एक हाथ नहीं है, एक हाथ में चोरी पकड़े हुए दिखाया गया। अगर आप इस मूर्ति की बात करें तो इसको गहने पहने हुए दिखाया गया है, हार पहने हुए दिखाया गया है जो इसके पेट तक छू रहा है, ठीक है। बालों का जूड़ा बनाया गया हुआ है, बिंदी लगाई गई है। इसके साथ ही गहनों को और कपड़ों को भी मूर्ति में बहुत ही अच्छे से सजाया गया है। मैंने इसका नीचे का पार्ट आपको नहीं दर्शाया है, पर इसके जो पैर हैं यक्षिणी के पैरों पे वस्त्र बनाए गए हैं, और वस्त्र की एक एक प्लेट और सिलवटों को बहुत ही बारीकी से दिखाया गया है, बहुत ही बारीकी से बनाया गया है कि किस तरीके से वो कपड़ा पूरे पैरों को ढके हुए है। और ये जो वस्त्र है ये पीछे के पार्ट में भी है, ठीक है। इसके साथ में ही जो पीठ पे है वो वस्त्र नहीं है। ये पूरी तरीके से एक एक उसके चेहरे की मुस्कान को, आंखों को, हर चीज़ को बहुत ही बारीकी से, एक एक अंग को बहुत ही बारीकी से दिखाया गया है। कपड़ा यहाँ पर धोती की तरह या बंधे होने के कारण पेट थोड़ा बाहर आता हुआ नज़र आता है। तो इसकी जो मूर्ति है इसकी काफ़ी तारीफ़ की जाती है और इसे बहुत ही अच्छे से दिखाया गया है। तो ये दो बहुत ही बेस्ट उदाहरण है, एक सारनाथ में सिंह शीर्ष और दीदारगंज में ये यक्षिणी की मूर्ति। इसके अलावा और भी कई स्थलों पर मूर्ति, पशु पक्षी की मूर्ति, ठीक है, चट्टान को काटकर बनाई गई है, जो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन दिखाती है किसका? मौर्य काल में कला और संस्कृति का। दूसरी शताब्दी तक हमें बुद्ध की प्रतिमाओं के दर्शन नहीं होते। बुद्ध के प्रतीकों जैसे कि पद चिन्हों, स्तूपों, कमल सिंहासन आदि के रूप में दर्शाया गया है। अगर आप बताएं 2nd सेंचुरी तक क्या था कि बुद्ध को हम कोई मूर्ति नहीं मिलती और मूर्ति के रूप में उनकी पूजा भी नहीं होती थी, बस उनके चिन्हों के रूप में। और उनके चिन्ह क्या थे, ये भी प्रश्न पूछा गया है कई बार कि चिन्हों के रूप में क्या क्या चीज़ें होती हैं भगवान बुद्ध के। तो स्तूप, कमल सिंहासन, चक्र, ठीक है, ये सारे चीज़ क्या थे? बुद्ध के रूप में, मतलब उन्हें रिप्रेजेंट करते थे। चक्र की पूजा करो मतलब बुद्ध की कर रहे, कमल सिंहासन की, स्तूप की यानी कि बुद्ध की कर रहे हैं, उनके प्रतीक की पूजा की जाती थी, उनकी मूर्ति निर्माण नहीं किया गया था। जातक कथा या बुद्ध के जीवन की किसी घटना का वर्णन बौद्ध परंपरा का अभिन्न अंग बन गया था। मतलब जो बुद्ध के जीवन की घटनाएं थी कि वो वृक्ष के नीचे बैठकर पूजा कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, या उन्होंने पहला उपदेश दिया, ये सारी जो चीज़ें थी इन्हें जातक कथाएं कहा जाने लगा, यानी कि कहानियाँ, और इनको सुनाया और चित्रित किया जाना, मतलब उनके जीवन की जो घटना थी उसको चित्र के रूप में दर्शाया जाने लगा। इस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रचलन मिला, बहुत ज़्यादा प्रचलित हुई। बुद्ध के जन्म, गृह त्याग, ज्ञान,
ज्ञान प्राप्ति को बुद्धत्व कहते हैं, यानी कि ज्ञान प्राप्ति हो गई उसे बोलते हैं बुद्धत्व। धर्म चक्र परिवर्तन यानी प्रथम उपदेश देना, और महापरिनिर्वाण यानी जन्म चक्र से मुक्ति, जो ये हमारा साइकिल होता है कि जन्म लिया फिर मर गए फिर जन्म लिया, ठीक है, तो अलग अलग योनि में गए, तो इस सब से मुक्ति मिल जाना को बोलते हैं महापरिनिर्वाण बौद्ध धर्म में। और धर्म चक्र परिवर्तन मतलब उन्होंने उपदेश दिया था। बुद्धत्व बोलते हैं कि आपको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो इन सभी घटनाओं को अक्सर चित्रित किया जाता है, मतलब पेंटिंग के रूप में, चित्र के रूप में दर्शाया जाता है, जातक कथाओं के रूप में कहा और सुनाया जाता है। ये मुख्य रूप से छंदत जातक, विरूपंडित जातक, रुरु जातक और सिबी जातक और शाम जातक में है। ये 5-6 जातक हैं जिसमें ये पाए जाते हैं। आप इनके नाम भी याद कर सकते हैं, विदुर पंडित, रुरु, शिबी और शाम जातक, ठीक है। तो बहुत ही छोटा सा चैप्टर था, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था, एक बार इसे आप खुद से ज़रूर रीड करें। तो यहाँ पे हमने थर्ड चैप्टर मौर्यकालीन कला का पूरा कर लिया, मौर्यकालीन कला का शॉर्ट में हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 4। ये चैप्टर आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि हो सकता है आपके शेयर करने से किसी की मदद हो। देखने के लिए थैंक यू सो मच।